प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और चिल्ड्रन एकेडमी स्विट्जरलैंड ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का वर्गीकरण। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कंपनियों का जो वर्गीकरण है, कंपनी कितने प्रकार की होती हैं, अध्ययन की दृष्टि से हमने इनको अलग अलग भागों में बांटा है। अध्ययन की दृष्टि से हमने इनको अलग अलग भागों में बांटा है। तो कंपनियों का वर्गीकरण, कंपनियों का वर्गीकरण, कंपनियों का वर्गीकरण, इसको हम लोगों ने अलग अलग भागों में बांटा है। कल मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पे, एक अपना ये हुआ था कि निर्माण एवं सृजन स्रोतों के आधार पर, सृजन स्रोतों के आधार पे, और दूसरा मैंने बताया था दायित्व के आधार पे, दूसरा दायित्व के आधार पर, दायित्व सदस्यों का जो दायित्व उसके आधार पे। इसको हम लोगों ने तीन भागों में बांटा था। शाही आज्ञा पत्र द्वारा निर्मित कंपनी, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी, या विशेष विधेयक जो होता है, कानून होता है, उसके द्वारा संसद और विधानसभा में। और तीसरा बताया था अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी, कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित जो कंपनी होती है, इसको मैंने बताया था दो भागों में। एक होता है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, और दूसरी होती है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज है कंपनियों का जो वर्गीकरण है, इसके आगे का जो भाग आता है, इसमें तीसरा जो आता है वो है सदस्यों के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, कंपनियों का प्रकार, कंपनियों का प्रकार या वर्गीकरण, वर्गीकरण सदस्यों की संख्या के आधार पे जो कंपनियों का जो वर्गीकरण है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होती है एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, कंपनी। दूसरी आती है निजी कंपनी, निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसको बोलते हैं। और तीसरी आती है सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। ये तीन है इसमें, एक व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। अर्थात सदस्यों की संख्या के आधार पे कंपनी जो है उसको हम तीन भागों में बांटेंगे, ओपीसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तीन भागों के अंदर इसको बांटते हैं। तो सबसे पहले आता है एक व्यक्ति कंपनी जो है, एक व्यक्ति भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के अनुच्छेद 62 में एक नई कंपनी की संकल्पना की गई, एक नई कंपनी को अंगीकार किया गया जिसे ओपीसी के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति की कंपनी जो होती है, ये ओपीसी जो होती है, इसके अंतर्गत एक सदस्य होता है। इसकी स्थापना एक ही सदस्य के द्वारा की जाती है। इसका दायित्व इस कंपनी का होता है, सदस्य का दायित्व होता है, वो भी सीमित होता है जब तक असीमित दायित्व वाली कंपनी निर्माण नहीं कर दिया जाए। एक व्यक्ति कंपनी जो होती है, इसका निर्माण भी कानून के द्वारा ही किया जाता है, इसका भी समामेलन पंजीयन अनिवार्य होता है। एक व्यक्ति कंपनी जो होती है, इसका भी जो पृथक
अपने सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। एक व्यक्ति जो होती है इसका अपने सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। इसके अंदर एक कम से कम एक संचालक और अधिक से अधिक 15 भी इसके अंतर्गत हो सकते हैं। तो ये होती है एक व्यक्ति कंपनी जो होती है, यह एक व्यक्ति जो होता है सीमित दायित्व के अंतर्गत जोखिम उठाते हुए कारोबार को कर सकता है। इस कंपनी का जो जन्म हुआ वो है आजकल के जो युवा जो होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हुए, यानी सीमित दायित्व के अंदर जोखिम उठाते हुए वह इस प्रकार की कंपनी जो होती है उनका कारोबार कर सकता है। दूसरी आती साहब निजी कंपनी। निजी कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने अंतर्नियम के अनुसार अनेक प्रकार के प्रतिबंधों के तहत उसकी स्थापना की जाती है। अर्थात हम देखें, निजी कंपनी वो होती है जिसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं, अधिक से अधिक 200 हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। निजी कंपनी वह होती है जिसको प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ता। प्रविवरण जारी नहीं किया जाता अर्थात जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित या निमंत्रण नहीं दे सकती। तीसरा आता है निजी कंपनी वह होती है जो इसके सदस्य अपनों का अंशों का जो हस्तांतरण होता है वो अंतर्नियम में लिखे प्रतिबंधों के अनुसार कर सकते हैं। अंश हस्तांतरण पे इसको स्वतंत्रता नहीं हो सकती। निजी कंपनी वह होती है जिसको अपना वार्षिक प्रतिवेदन होता है वो प्रस्तुत नहीं करना पड़ता। निजी कंपनी ये सीमाएं भी एक प्रकार से बोल सकते हैं। निजी कंपनी को जो प्राप्त अधिकार जो छूट दी जाती है उसके अंतर्गत भी इसको सम्मिलित कर सकते हैं। इस प्रकार से निजी कंपनी वह होती है जिसके अंदर कम से कम 2 सदस्य, अधिक से अधिक 200 हो सकते हैं। निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती। इसके सदस्य जो होते हैं वो ही पूंजी का कलेक्शन करते हैं, सभी आपस में मिलकर जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। निजी कंपनी के जो अंश होते हैं उनको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अंतर्नियम में कुछ प्रतिबंधों के तहत ऐसा हो सकता है। निजी कंपनी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो होती है वो भी प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती। और निजी कंपनी जो होती है उसके जो संचालक होते हैं वो 2 होते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होती साहब निजी कंपनी। उसके बाद में आती है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी देखें इसी हिसाब से अगर हम देते हैं तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्य संख्या जो होती है वो कम से कम 7 होती है और अधिक जो होता है उस पर प्रतिबंध नहीं होता। निजी कंपनी जनता को अंश क्रय करने के लिए साहब निमंत्रण देती है अर्थात इसके द्वारा प्रविवरण जारी किया जाता है। निजी कंपनी प्रविवरण जारी किया जाता है। निजी कंपनी में संचालकों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, कम से कम 3 अवश्य होनी चाहिए। निजी कंपनी जो अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वो सब रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी पड़ती है। सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसकी अपनी रजिस्ट्रार को सूचित करना पड़ता है। और सार्वजनिक जो कंपनी होती है उसके अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो होता है वह अपने अंशों का हस्तांतरण जो होता है अन्य व्यक्तियों को किया जा सकता है। इस प्रकार से ये सार्वजनिक कंपनी होती है। एक व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। उसके बाद में चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है नियंत्रण के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। कंपनियों का वर्गीकरण
नियंत्रण के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। नियंत्रण के आधार पर भी कंपनियों को 3 भागों में बांटा जाता है। नियंत्रण के आधार पर जो कंपनियां हैं उनको भी हम 3 भागों के अंतर्गत बांटेंगे। सबसे पहले है सूत्रधारी या नियंत्रण कंपनी। एक होती है सूत्रधारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। दूसरी है सहायक कंपनी, सहायक कंपनी। और तीसरी आती है संबंध या सहचारी कंपनी। कंपनी 3 प्रकार की होती है, सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रक कंपनी, सहायक कंपनी और सहचारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसने दूसरी कंपनी के ऊपर अपना अधिकार कर रखा हो। सूत्रधारी कंपनी वह होती है जो दूसरी जो कंपनी होती है उसको अपने अधिकार में ले रखा हो। इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण उसके ऊपर होता है। इस प्रकार जो कंपनी किसी अन्य कंपनी के ऊपर नियंत्रण करती है वह सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। इस प्रकार से सूत्रधारी या नियंत्रण कंपनी वह होती है जो दूसरी कंपनी के ऊपर नियंत्रण करती है, दूसरी कंपनियों के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। इस प्रकार से ये कंपनी जिन कंपनियों के ऊपर अपना अधिकार रखती है वह सहायक कंपनी कहलाती है, सहायक कंपनी कहलाती है। सूत्रधारी जो कंपनी है अन्य कंपनियों के ऊपर अपना अधिकार या जो नियंत्रण होता है वो किस प्रकार से कर सकती है, अपना अधिकार या जो नियंत्रण होता है वो किस प्रकार से कर सकती है। एक तो होता है वह कंपनी जिसके ऊपर वह नियंत्रण करती है, जिसके ऊपर अपना अधिकार करती है, उसके 51% अंश क्रय करके, 51% अंश क्रय करके उसके ऊपर अधिकार किया जा सकता है। और दूसरा जो है उस कंपनी के संचालक मंडल के गठन में अधिकांश संचालकों की नियुक्ति करके, यानी जिस कंपनी के ऊपर ही अपना नियंत्रण करती है, अधिकार करती है, उस कंपनी के गठन जो होते हैं उसमें अधिकांश संचालकों की नियुक्ति करके, अधिकांश संचालकों की नियुक्ति करके उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर सकती है, उसके ऊपर नियंत्रण कर सकती है। इस प्रकार से सूत्रधारी कंपनी वो होती है जो अन्य कंपनी के ऊपर नियंत्रण करती है या अन्य कंपनी को अपने अधिकार में रखती है, वह सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। और अन्य कंपनी पे नियंत्रण किस प्रकार से, अधिकार किस प्रकार से करती है, उस कंपनी के 51% जो अंश होते हैं उनको क्रय करके या उसका गठन जो होता है उसकी जो संचालक मंडल में अधिकांश जो संचालक होते हैं वो उसके द्वारा ही गठित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो आती है सहायक कंपनी। सहायक कंपनी वह होती है, सहायक कंपनी वह मानी जाती है जिसके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति ने नियंत्रण कर रखा हो या किसी अन्य कंपनी ने उसको अपने अधिकार में ले रखा हो, उसको सहायक कंपनी के नाम से जाना जाता है, वही होती है सहायक कंपनी। उसके बाद में आती है सहचारी कंपनी। सहचारी कंपनी होती है कि किसी कंपनी के ऊपर दूसरी कंपनी का सार्वजनिक या महत्वपूर्ण अधिकार होता है। सहचारी कंपनी वह होती है जिस पर अन्य कंपनी का सार्वजनिक या महत्वपूर्ण अधिकार या नियंत्रण होता है। सार्वजनिक या महत्वपूर्ण अधिकार का अर्थ होता है कि अन्य कंपनी जो है उस कंपनी के कम से कम 20% अंश क्रय किए गए हों,
20% अंश उसने क्रय कर रखे हों, या सहचारी कंपनी वह भी होती है जिसके ऊपर अन्य कंपनी जो होती है उसने अधिकार कर रखा है, उसके निर्णय तथा नियंत्रण करने का अधिकार भी उसके पास होता है। निर्णय तथा नियंत्रण करने का अधिकार भी उसके पास होता है। तो इस प्रकार से वो सहचारी कंपनी होती है। समझ गए? 3 प्रकार की नियंत्रण के आधार पे, कंट्रोल के आधार पे जो कंपनियां होती हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। सामान्य रूप से मैंने बताया सूत्रधारी कंपनी वो होती है जिस सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रण कंपनी वो होती है जिसने किसी अन्य कंपनी के ऊपर अपना अधिकार कर रखा हो, अन्य कंपनी के ऊपर नियंत्रण कर रखा हो। ये 2 प्रकार से कर सकती है। एक तो उसके 51% अंश क्रय करके नियंत्रण कर सकती है, और दूसरे उस कंपनी गठन में अधिकांश संचालकों की नियुक्ति करके भी ऐसा कर सकती है। सहायक कंपनी वह मानी जाती है जिसके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति ने उसके ऊपर नियंत्रण कर रखा हो या उसको अपने अधिकार में ले रखा हो। तो इस प्रकार के जिस कंपनी ने उसको अधिकार में ले रखा है या जिस कंपनी ने उसके ऊपर नियंत्रण कर रखा है वह उस कंपनी की सहायक कंपनी मानी जाती है। सहचारी कंपनी वह होती है जिसके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति ने सार्वजनिक या महत्वपूर्ण अधिकार उसके ऊपर कर रखा हो, लेकिन ये सहायक कंपनी नहीं है। सार्वजनिक या महत्वपूर्ण अधिकार कर रखा हो यानी अन्य कंपनी के उसने कम से कम 20% अंश क्रय कर रखे हो, खरीद रखे हो, या अन्य जो कंपनी जो होती है उसके ऊपर नियंत्रण और निर्णय लेने का अधिकार उसके पास होता है। तो ये होती है सहचारी कंपनी मानी जाती है। उसके बाद में आता है पूंजी बाजार के आधार पर, पूंजी बाजार के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। पूंजी बाजार के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। पूंजी बाजार के आधार पर कंपनियों को 2 भागों में बांटा जाता है। सूचीबद्ध कंपनियां, सूचीबद्ध कंपनियां 2 भागों में बांटते हैं। सूचीबद्ध कंपनियां और गैर सूचीबद्ध कंपनियां। सूचीबद्ध कंपनियां जो होती हैं, सूचीबद्ध कंपनियों का आशय जो होता है होता सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियां अंश पत्र के स्वतंत्र क्रय विक्रय हेतु मान्यता प्राप्त बाजार जो होता है। सार्वजनिक कंपनियां जो होते हैं उनकी जो प्रतिभूतियां शिल्प पत्र जो आते हैं उनके क्रय विक्रय के लिए सार्वजनिक बाजार जो होता है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं, वित्तीय बाजार का हिस्सा जो होता है, वित्तीय मार्केट भी जिसको बोलते हैं, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार जो होते हैं, उसी प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो होता है, बाजार जो होता है, उसमें जिन कंपनियों ने अपने आप को सूचीबद्ध कर रखा है या अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ऐसी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज बाजार के अंतर्गत अपने प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकती हैं। आसानी के साथ उनको बेच सकती हैं, आसानी के साथ उनको खरीद सकती हैं। तो इस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट होता है, ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ऐसे मार्केट में अपने प्रतिभूतियां, अंश ऋण पत्र, बॉन्ड वगैरह आदि जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको आसानी के साथ बेच सकती हैं और उनको खरीद सकती हैं। ऐसी कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनियों के नाम से जाना जाता है। दूसरी गैर सूचीबद्ध कंपनियां। गैर सूचीबद्ध कंपनियां भी होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है, या इनकी जो सूची होती है कंपनियों की उस सूची में उनका नाम नहीं है, जिनको गैर सूचीबद्ध कंपनियों के नाम से जाना जाता है।
इनके नाम जानते हैं, गैर सूचीबद्ध कंपनियों के नाम से जानते हैं। ऐसी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर मान्यता प्राप्त बाजार जो होता है उसके अंतर्गत अपने प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नहीं कर सकती, अर्थात वह इनको यहाँ पे नहीं बेच सकती। अंशऋण पत्र वगैरह जो होते हैं उनका क्रय विक्रय नहीं होता। अगर वह ऐसा करना चाहती है तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पहले उनको सूचीबद्ध करना पड़ेगा, सूची में नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। तो ये होती हैं गैर सूचीबद्ध कंपनियां। इस प्रकार से पूंजी बाजार के आधार पर, पूंजी बाजार के आधार पे, ये भी यहाँ पे आपको बताया पूंजी बाजार जो होता है, वित्तीय बाजार जो होता है, वित्तीय बाजार वह होती है जो वित्त को मांग पक्ष से पूर्ति पक्ष की ओर हस्तांतरित करता है, मांग पक्ष से पूर्ति पक्ष की ओर, ठीक है, यानी वहां पे हस्तांतरित करता है जहां पे वित्त की मांग होती है, पहले वित्त की पूर्ति करता है, उसके बाद में जहां जहां मांग होती है वहां पे उसकी सप्लाई की जाती है। पूंजी बाजार और एक मुद्रा बाजार। वित्तीय बाजार दो होता है, एक होता है मुद्रा बाजार, एक होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार वो होता है जहाँ पे अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अल्पकालीन प्रतिभूतियां जो होती हैं जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह जो होते हैं, वाणिज्यिक बिल होते हैं, मांग मुद्रा जो होती है, जीरो कूपन बॉन्ड्स वगैरह कई प्रकार के होते हैं, वो आते हैं मुद्रा बाजार में। और अंशऋण पत्र जो आते हैं जो दीर्घकालीन होते हैं वो पूंजी बाजार में आते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी बाजार जो है इसके आधार पर जो होता है दो भागों में हम लोगों ने बांटा। एक जहाँ पे जिनका क्रय विक्रय होता है सूचीबद्ध कंपनियां, और जहाँ पे गैर सूचीबद्ध कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वहां पे इनका क्रय विक्रय नहीं होता। तो ये तब पूंजी बाजार के आधार पे दो भागों में इनको बांटा जाता है। उसके बाद में आते हैं अन्य कंपनियां। अन्य कंपनियों को भी चार भागों में बांटते हैं। पहले होते हैं सरकारी कंपनी वह होती है जिसकी 51% जो पूंजी होती है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या मिश्रित दोनों के संयुक्त रूप से लगी होती है, उसको सरकारी कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जानते हैं, सरकारी कंपनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक आती विदेशी कंपनी वह होती है जिसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो भारत के बाहर हुआ होता है। विदेशी कंपनी वो होती है जिसका गठन जो रजिस्ट्रेशन जो होता है, जिसका जन्म जो होता है भारत के बाहर होता है, विदेशों में होता है, लेकिन कारोबार वह अपने देश के अंतर्गत करती है। एक होती है फेरा कंपनी, भी इसको बोलते हैं फेरा कंपनी। तीसरी जो आती है फेरा कंपनी बोलते हैं। फेरा कंपनी वह होती है ऐसी कंपनियां जो विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 के तहत गठित की गई है। जिनका गठन विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 के अंतर्गत किया गया है वो होती हैं। एक होती है निष्क्रिय कंपनियां। निष्क्रिय कंपनियां वे होती हैं जिनका पिछले 2 साल से किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं हुआ है। निष्क्रिय कंपनी में होती है जिनका 2 साल से किसी प्रकार का व्यापारिक संचालन नहीं हुआ है तथा गत 2 वर्षों में किसी भी प्रकार का अपना वित्तीय विवरण वगैरह उसने प्रस्तुत नहीं किया है, उसके द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, वे कंपनियां निष्क्रिय कंपनियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये आती हैं अन्य कंपनियां, सरकारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, फेरा कंपनियां और निष्क्रिय कंपनियां। तो इस प्रकार से आज हमने कंपनियों का जो वर्गीकरण है उनको कंप्लीट किया। मैंने इसमें आपको बताया सृजन निर्माण स्रोतों के आधार पे 3 भागों में बताई थी मैंने आपको, शाही आज्ञा पत्र द्वारा, संसदीय विधानसभा द्वारा के विधेयक द्वारा निर्मित और कंपनी अधिनियम के द्वारा। दूसरी मैंने आपको बताई थी दायित्व के आधार पे अंशों द्वारा सीमित दायित्व, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व कंपनी। तीसरे में सदस्य संख्या के आधार पे ओपीसी कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। नियंत्रण के आधार पे मैंने आपको बताई सहचारी कंपनी, सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी जो होती है, ये मैंने 3 प्रकार बताए। उसके बाद में
पूंजी बाजार के आधार पे सूचीबद्ध कंपनियां, गैर सूचीबद्ध कंपनियां और अन्य कंपनी में सरकारी कंपनी, फेरा कंपनी, विदेशी कंपनी और निष्क्रिय कंपनी। इस प्रकार से आज हमने कंपनियों के प्रकार के बारे में पढ़ा। कल इसके आगे का जो है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद।